And as you know, we put a 50% tariff on India. So tariffs on Indian goods will now stand at 50%. ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ इंपोज कर दिए हैं। यही सब जगह की हेडलाइन बन चुकी है। लेकिन टैरिफ्स का मतलब क्या होता है और उससे हमारे और आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, समझते हैं आज के वीडियो में। अज्यूम करो मुझे यूएसए से शूज मंगाने हैं। उन शूज की प्राइस $100 है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने शूज पे 30% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। तो वो शूज खरीदने के लिए मुझे $100 पे 30% एक्स्ट्रा यानी $30 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो मैं टोटल $130 पे करूंगा, जिसमें से सेलर को सिर्फ $100 जाएंगे और बाकी $30 इंडियन गवर्नमेंट के पॉकेट में जाएंगे। अगर आप इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखो तो जो टैरिफ इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया है उसके लिए इंडियन बायर को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और वो पैसे गवर्नमेंट के पॉकेट में जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट अपने बायर को ही जिससे नुकसान हो रहा है ऐसे टैरिफ क्यों लगाते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को या बिजनेसेस को डिफेंड करना। अब ये कैसे? अज्यूम करो एक नई कंट्री जो कल ही आजाद हुई है और एक कंट्री है जो बहुत पहले से डेवलप्ड है। अब जो डेवलप कंट्री है वहां पे क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ट्रैक्टर का नया फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, तो वो बहुत मास स्केल पे गेहूं को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें गेहूं की प्राइस बहुत कम पड़ रही है। उसी के अगेंस्ट जो नई कंट्री है वहां पे इतनी डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वहां पे गेहूं प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है, या सेम लैंड में वो कम गेहूं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो नेचुरली वहां पे गेहूं की कॉस्ट ज्यादा होगी। अब अगर इस नए कंट्री में किसी को गेहूं खरीदने हैं तो वो डेवलप कंट्री से गेहूं मंगाएगा क्योंकि वहां पे कॉस्ट कम पड़ रही है। इससे क्या होगा, कभी भी डोमेस्टिक कंट्री से गेहूं नहीं खरीदे जाएंगे और वहां पे के फार्मर्स को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इन फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, बाहर से आने वाले गेहूं पे ज्यादा टैरिफ लगाएगी ताकि बायर्स को वो बाहर से आने वाले गेहूं महंगे पड़े और वो लोकल फार्मर से ही गेहूं खरीदे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे फार्मर ज्यादा से ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस करके सेल कर पाएंगे, धीरे धीरे वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते जाएंगे और उनका भी प्रोडक्शन लेवल उसी लेवल पे आ पाएगा जहां पे डेवलप कंट्री का प्रोडक्शन लेवल है, और आगे जाके हम टैरिफ को रिड्यूस या फिर निकाल सकते हैं। इस तरह से टैरिफ का इस्तेमाल करके लोकल मैन्युफैक्चरिंग या लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। टैरिफ की वजह से इंपोर्ट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से लोकल करेंसी की वैल्यू बरकरार रहती है। इसके अलावा टैरिफ गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू की तरह काम करते हैं, जिसका इस्तेमाल वो बाकी ग्रोथ में कर सकते हैं। इसलिए लगभग सारे गवर्नमेंट्स टैरिफ्स का इस्तेमाल जरूर करते हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी टैरिफ्स का इस्तेमाल किया था। पोर्तुगीज टेरिटरी से मराठी टेरिटरी में सॉल्ट यानी नमक को एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन उसके वजह से लोकल नमक के जो प्रोड्यूसर थे उनको नुकसान हो रहा था। तो शिवाजी महाराज ने इस सॉल्ट पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया ताकि सब लोग लोकल प्रोड्यूस सॉल्ट ही खरीदे, जिसके वजह से लोकल प्रोड्यूसर को बढ़ावा मिला और धीरे धीरे उनका बिजनेस ग्रो होने लगा। तो अगर आप लॉजिकली सोचो तो कम डेवलप कंट्री को ज्यादा डेवलप कंट्रीज पे टैरिफ लगाने चाहिए ताकि वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन अमेरिका तो ऑलरेडी डेवलप कंट्री है, तो फिर वो हम पे टैरिफ क्यों लगा रही है? उसके कुछ रीजन उन्होंने दिए हैं। पहला रीजन ये है कि अमेरिका अपने मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहती है और अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना चाहती है। इंडिया और चाइना जैसी कंट्री जहाँ पे लेबर चीप है, बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करके अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रही है। तो अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका इन इंपोर्ट्स को कम कराना चाहती है, इसलिए उसने इंडिया पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया है। दूसरा रीजन ये है कि अमेरिका का इंडिया से ट्रेड बैलेंस कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। मतलब वो कंपेटिटिवली कम चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को और ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनसे उनका ट्रेड बैलेंस बिगड़ रहा है। तो उस बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने टैरिफ्स को बढ़ा दिया है। तीसरा रीजन है रशियन ऑयल। रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शन लगाया, लेकिन इंडिया फिर भी रशिया से ऑयल परचेस कर रही है और उसे पिनलाइज करने के लिए यूएसए ने हम पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए ताकि हम ये रशियन ऑयल बाय करना स्टॉप करें और एक तरीके से रशिया को कम पैसा मिले ताकि वो वॉर को फंड ना कर पाए। पर क्या ये रीजन ट्रू है? एक्चुअली नहीं। जब अमेरिका ट्रेड बैलेंस की बात कर रहा है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को कंसिडर कर रहे हैं, जबकि इंडिया और यूएसए के बीच में ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज के फॉर्म में हो रहा है। कुछ लोग इंडिया से एजुकेशन के लिए भी यूएसए में जाते हैं, जिससे यूएसए का फायदा होता है। इसको भी इस कैलकुलेशन में इग्नोर किया गया है। और जब यूएसए रशियन ऑयल की बात कर रहा है, रशियन ऑयल तो चाइना भी खरीद रहा है, यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया से नेचुरल गैस खरीदे हैं, उन पे तो इतने ज्यादा टैरिफ नहीं लगे। चाइना के साथ तो यूएसए अभी भी निगोशिएशन कर रहा है, तो इंडिया को ही इतनी ज्यादा पेनल्टी क्यों? अगर आप ध्यान दो तो ट्रम्प के मेजोरिटी वोटर रूरल है, जिसमें 70 to 80% फार्मर्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट फार्मिंग इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाती है,
जिसकी वजह से इंडिया में यूएसए से बहुत कम फार्म या डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं। लेकिन अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रम्प चाहता है कि हम ये इकोनॉमी ओपन करें और इंपोर्ट ड्यूटीज कम करें, ताकि इंडियन लोग यूएसए से डेयरी और फार्म प्रोडक्ट्स को खरीदे। लेकिन इससे इंडियन फार्मर्स का नुकसान होगा, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ये करने को राजी नहीं है। तो हमको पिनलाइज करने के लिए या फिर प्रेशराइज करने के लिए ट्रम्प ने ये टैरिफ का कार्ड खेला है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज जो एक्चुअली यूएसए के अलाइज है, उन पे भी टैरिफ कंपैरेटिवली बढ़े ही है। स्टार्ट में तो बहुत ज्यादा टैरिफ लगे थे, बाद में ट्रम्प ने निगोशिएशन किया और इन टैरिफ्स को कुछ हद तक कम किया, जो पास्ट के कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा ही है। और ये निगोशिएशन करते समय ट्रम्प ने इन सारे कंट्री से अमेरिका में इन्वेस्टमेंट लिया है। अब इन्वेस्टमेंट से अमेरिका को क्या फायदा होगा? ऑब्वियसली उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट आने से मैन्युफैक्चरिंग तो बूस्ट होगा, जॉब्स बढ़ेंगे। इसके अलावा एक और रीजन है, इस इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर फ्यूचर में कोई वॉर होता है तो इन सारे कंट्रीज को नेचुरली अमेरिका को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि अगर मैं किसी कंट्री में इन्वेस्ट करता हूँ, वो कंट्री का वॉर में नुकसान होता है तो मेरा भी पैसा डूबने के चांसेस रहते हैं। तो मेरा पैसा बचाने के लिए मुझे यूएसए के साथ वॉर में उतरना ही पड़ेगा। इस तरीके से वर्ल्ड वॉर को हेज किया है ट्रम्प ने इस इन्वेस्टमेंट को लाके। हमने टैरिफ के रीजंस तो समझ लिए, अब जानते हैं इन टैरिफ से इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आएगा। इंडिया यूएसए को 90 बिलियन डॉलर्स तक एक्सपोर्ट करता है, जो हमारे जीडीपी के 2% के आसपास है। तो इन एक्सपोर्ट्स में चेंज आने से जीडीपी में बहुत ज्यादा चेंज तो देखने को नहीं मिलेगा। इसी चीज को क्रेडिट रेटिंग कंपनीज भी एग्री कर रही है और उन्होंने भी अपने ग्रोथ फोरकास्ट में इंडिया की जीडीपी ज्यादा चेंज होते हुए नहीं दिखाई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके ज्यादा इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। इंडिया के टोटल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में से 40% एक्सपोर्ट्स यूएसए को हो रहे हैं। टैरिफ की वजह से इस सेक्टर में बहुत ज्यादा हिट देखने को मिल सकता है। जब भी इन चीजों को हम यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं तो एफडीए और अन्य अप्रूवल्स इजीली मिल जाते हैं, जिसके वजह से बाकी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करना इजी होता है। तो अगर अमेरिका इन चीजों को हमसे खरीदना बंद करे तो बाकी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अमेरिका ये चाहता है कि इन चीजों को वो मैन्युफैक्चर करे डोमेस्टिकली, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग तुरंत कल तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अमेरिका इंडिया के लिए ऑप्शन ढूंढ रहा है जहां से इन फार्मास्यूटिकल्स को वो इंपोर्ट कर पाए। पोर्टोरिको जैसी छोटी कंट्री भी बहुत ज्यादा हद तक अमेरिका को इन चीजों को एक्सपोर्ट कर रही है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी लगभग 30% एक्सपोर्ट्स हम सिर्फ यूएसए को कर रहे हैं। टैरिफ की वजह से ये सेक्टर में हम डिक्लाइन देख सकते हैं। इस सेक्टर में हमारे बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड भी है, तो एम्प्लॉयमेंट में भी इसके वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। यूएसए इंडिया के बजाय बांग्लादेश या वियतनाम जैसे कंट्रीज से इन प्रोडक्ट को परचेस कर सकती है, क्योंकि कंपैरेटिवली उन पे टैरिफ्स कम है। जेम्स और ज्वेलरीज भी हम बहुत हद तक यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर इसमें रिडक्शन आता है तो मुंबई, सूरत जैसे हब जो डायमंड बिजनेस के लिए जाने जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और लोगों की जॉब्स भी जा सकते हैं। इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट्स, स्टील कंपोनेंट्स, ये सारे सेक्टर में भी हम यूएसए को एक्सपोर्ट्स करते हैं। और फार्मिंग सेक्टर में भी बासमती राइस और अन्य सारे प्रोडक्ट्स हम यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो टैरिफ की वजह से इन एक्सपोर्ट्स में गिरावट आ सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टैरिफ्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है और सिर्फ एक निगोशिएशन टैक्टिक है ट्रम्प की, क्योंकि टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी तो उनको इन टैरिफ्स को कम करना ही पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन इसके बहुत ज्यादा नहीं होने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों पे आज असर होगा उनका क्या? जो लोग 10 साल से टेक्सटाइल में या फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर टैरिफ की वजह से उनका प्लांट मूव होता है या फिर बिजनेस बंद होता है तो उनकी जॉब तो चली जाएगी। क्या उनके लिए आसान है किसी दूसरे सेक्टर की स्किल को तुरंत एडप्ट करना और जॉब पाना? नहीं। और आज जो बिजनेस बंद हो जाएंगे शायद वो वापस कभी शुरू नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए तो ये चेंज इरिवर्सिबल होगा। डिस्कस करते हैं हम क्या कर सकते हैं इस टैरिफ के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। पहले तो गवर्नमेंट को बेटर नेगोशिएशन करना होगा। गवर्नमेंट उन सेक्टर्स में जहां पे हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को कम नुकसान होगा, इंपोर्ट ड्यूटीज घटा सकती है, ताकि हम नेगोशिएशन कर पाए फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल जैसे की इंडस्ट्रीज पे टैरिफ कम कराने के लिए। गवर्नमेंट के अलावा बिजनेसेस क्या कर सकते हैं? पहले तो हम हमारे एक्सपोर्ट को रीरूट कर सकते हैं। जेम्स ज्वेलरी जैसी चीजें डायरेक्ट यूएसए को एक्सपोर्ट करने के बजाय हम मिडिल ईस्ट में दुबई जैसे एरिया से एक्सपोर्ट करा सकते हैं, जहां से टैरिफ का इम्पैक्ट रिड्यूस होगा। इसके अलावा स्टील मैन्युफैक्चरिंग या ऑटो कंपोनेंट्स जो हम इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी फाइनल असेंबली हम मैक्सिको जैसे कंट्री में करके फिर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएसए में, जिससे हम टैरिफ के इम्पैक्ट को नलिफाई कर पाएंगे। हमें एक्सपोर्ट्स के लिए यूएसए के अलावा और ऑप्शंस ढूंढने होंगे। इसके लिए हम अफ्रीकन और एशियन इमर्जिंग कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। हम अपने प्राइसेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि भले मार्जिन कम हो लेकिन अमेरिकन बायर को टैरिफ का इम्पैक्ट कम पड़े, ताकि वो खरीदना कंटिन्यू करे थोड़े पीरियड के लिए,
सो हमारा बिजनेस उस शॉर्ट टर्म के लिए सस्टेन हो पाए। इसके अलावा गवर्नमेंट्स ये मेक श्योर कर सकती है कि इंडियन बिजनेसेस के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी यानी पैसा हो इन बिजनेसेस को सस्टेन करने के लिए। ये कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज दे सकती है या फिर जीएसटी क्रेडिट जैसी चीजों को फास्ट फॉरवर्ड कर सकती है ताकि बिजनेस के पास पैसा लगातार बना रहे और वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम कर सकते हैं वो है प्राइस एंड क्वालिटी। देखो, चाइना तो हमसे ज्यादा यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है, उनका ट्रेड बैलेंस चाइना के साथ ज्यादा खराब है, फिर भी यूएसए चाइना पे टैरिफ नहीं लगा पा रहा और अभी तक निगोशिएशन ही कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना ने अपने आप को इररिप्लेसेबल बना दिया है। चाइना ने भी हमारी तरह चीप लेबर के साथ स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया। आज के दिन चाइना एक वर्ल्ड की फैक्ट्री बन चुका है। उनकी तरह प्रोडक्शन करना किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हर कंट्री को या पूरे दुनिया को उनसे ही चीजें खरीदनी पड़ती है। इसलिए उन पे टैरिफ लगाना यूएसए के लिए मुश्किल हो रहा है। हमें भी चाइना के लेवल पे पहुंचना एम करना होगा। टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर हम मास प्रोडक्शन कर पाए तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम होगी, जिससे टैरिफ का इम्पैक्ट नलीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा हम प्रोडक्ट के क्वालिटी पे भी फोकस कर सकते हैं। अगर हमारे जेम्स और ज्वेलरी बहुत यूनिक डिजाइन के हैं या हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बहुत आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के हैं, तो बायर के लिए हमारे प्रोडक्ट खरीदने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, जिससे हमें कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी और बांग्लादेश या वियतनाम जैसी कंट्रीज हमको कम्पीट नहीं कर पाएंगी। ये गोल अचीव करने के लिए बड़े विजन का होना जरूरी है। हमें टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा ताकि हम भी चाइना की तरह इररिप्लेसेबल कंट्री बन पाए। फिर ट्रम्प या अन्य कोई भी कंट्री हमें टैरिफ से प्रेशराइज नहीं कर पाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्थिक यांत्रिक को। थैंक यू।